हेलो बच्चों, कैसे हो। तो चलिए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं, है ना। तो पिछले 2 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं और पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग लास्टली मेथड ऑफ चार्जिंग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग जो पहला मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो था चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये भी कंप्लीट हो चुका था। इसमें हम लोग रब्ड करते थे 2 बॉडी को कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता था, एक में पॉजिटिव चार्ज होता था तो एक में क्या होता था, निगेटिव चार्ज, है ना। उसी तरह से चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग क्या करते थे, कांटेक्ट कराते थे, है ना। 2 बॉडी को हम लोग टच कराते थे तो उसमें क्या होता था, दोनों में आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। लेकिन कंडीशन क्या था कि दोनों का साइज सिमिलर होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर वो आइडेंटिकल नहीं होता था, नॉन आइडेंटिकल होता था, तो जो बड़े होते थे उस पर ज़्यादा चार्ज और जो छोटे होते थे उस पर कम चार्ज होता था, है ना। तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद से जो हम लोग को पढ़ना था वो था चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये वाला पार्ट आपका बचा हुआ था, है ना, ये वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, मेरा नाम है अजीत अमर और ये है आपका प्यारा सा चैनल एडुकॉन जी, है ना। आप इसको शेयर करते रहिएगा जिससे किसी को फ़ायदा हो सके। चलिए ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लेक्चर देखना शुरू कीजिए तो कॉपी और कलम लेके ही बैठे, ऐसे मत बैठिए, है ना, और नोट्स तैयार करते चलिए। चलिए ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, ये 3rd है। इससे पहले हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शंस। तो इस मेथड में कैसे चार्जिंग किया जाता है इसको हम समझाएंगे अभी। पहला मेथड में हम लोग देखे थे फ्रिक्शन, यानी कि रब्ड करके। उसमें क्या होता था ना, हम लोग रब्ड करते थे और रब्ड करने की वजह से चार्ज इधर से उधर हो जाता था, है ना। लेकिन इसमें क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में 2 बॉडी होगा, कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा, है ना, कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा और उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना, चार्ज आ जाएगा उन दोनों को। तो चलिए देखते हैं, एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे और दूसरा क्या करेंगे, अनचार्ज बॉडी लेके आएंगे। टच भी नहीं कराना है और चार्ज हो जाएगा। अजीब सी बात है, फिर भी देखते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, है ना। तो लिखिएगा, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ये न्यूट्रल बॉडी अनचार्ज बोल सकते हो, है ना। न्यूट्रल बॉडी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी कैन बी चार्ज विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग, है ना। when comes in contact a charged body, है ना। तो हमने क्या कहा कि एक बॉडी को लाना है, एक न्यूट्रल बॉडी को हम लोग लेके आए। किसके पास लेके आए? चार्ज बॉडी के पास लेके आए। इस चीज़ को याद रखिएगा, चार्ज बॉडी के पास हम लोग न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं, है ना। और न्यूट्रल बॉडी क्या होता है? फाइनली
न्यूट्रल बॉडी, या फिर इसको लिख सकते हो अनचार्ज्ड बॉडी एज चार्ज, ये चार्ज हो जाएगा। एंड द चार्ज एज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज, उस चार्ज को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे विच इज इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि जो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो रहा है ना, तो उस चार्ज को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज नाम दे दिए, है ना। और ये इंड्यूस्ड चार्ज कैसा होगा, उसका नेचर तो अपोजिट होगा। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं इसके पास, तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा उतना ही अमाउंट में, और अगर निगेटिव को लेके आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे कैसे कैसे क्या करना होता है ना। तो चलिए, तो इसको पहले आप लोग नोट्स कीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर हम नीचे से शुरू करेंगे वन बाय वन। स्टेप बाय हम बताते हैं क्या क्या करना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट है ना, क्या करेंगे, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज लिए है ना, कैसा बॉडी लिए हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो निगेटिव जो चार्ज आना है वो कैसा होगा, निगेटिव। इंड्यूस्ड चार्ज कैसा होगा, निगेटिव। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एज brought near a uncharged body। पहला स्टेप में यही करना है। देखिए यहाँ पे एक बॉडी है जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस बॉडी का नाम हम ए दे देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। जब भी बॉडी चार्ज होता है ना, तो इसके सरफेस पे चार्ज होते हैं। ठीक है, सरफेस पे चार्ज अपीयर्स होता है। ठीक है, एक दूसरा बॉडी लाए, ये है बी, है ना, ये बी है जो कि क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी है। कैसा है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, ए को बाहर ही लिख लेते हैं, ये ए बॉडी है और ये क्या है, बी बॉडी है, अनचार्ज्ड। अनचार्ज करने का मतलब क्या समझते हो बच्चे, अनचार्ज करने का मतलब होता है कि इसमें जितने पॉजिटिव होंगे, एक बार हम समझा देते हैं, जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव है। अनचार्ज बॉडी करने का मतलब यही हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो देखो, जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके क्लोज लाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें कुछ हुआ ऐसा, देखते हैं, कुछ ऐसा हुआ, जब इसको हम लोग नज़दीक लाए, तो इस कॉर्नर में इस साइड निगेटिव चार्ज आ गया, इन निगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया। जितने निगेटिव ले रहे हैं उतने ही पॉजिटिव लेंगे, और इस साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। ठीक है, उस साइड में पॉजिटिव चला जाएगा। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइज। तो पहला तो ये है, अनचार्ज बॉडी को क्या किया, चार्ज बॉडी के क्लोज लाए। क्लोज लाने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हम देख रहे हैं
कि पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया और निगेटिव चार्ज नज़दीक आ गया है ना, निगेटिव चार्ज नज़दीक आ गया और पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया। इस चीज़ को ऐसे आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव दूर चला गया और निगेटिव नज़दीक आ गया, ठीक है। हमने क्या करा, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के क्लोज लाया, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि निगेटिव इस सरफेस पे आ गया, पॉजिटिव इससे दूर चला गया ड्यू टू रिपल्सन्स। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, ये जो अनचार्ज बॉडी है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे अर्थ से, या बोलेंगे अर्थ कर देंगे, क्या कर देंगे, अर्थ या ग्राउंड कर देंगे। तो लिखेंगे अनचार्ज बॉडी इज नाउ अर्थड, है ना, इसको हम लोग अर्थ कर देंगे। दैट इज कनेक्टेड, दैट इज अर्थिंग लिख लो, क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। समझ लेते हैं बात को, अनचार्ज बॉडी को हम लोग अर्थ कर दिए। यहाँ फिर से देखिए, ठीक है, साइज वही हम ले रहे हैं जो साइज वहाँ पे था। जिससे कोई दिक्कत ना हो, ये ए बॉडी था और ये बी बॉडी है, इस पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है ना, इस पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। और इसमें कुछ ऐसा हुआ कि इसको हम लोग अर्थ कर दिए, क्या कर दिए, अर्थ कर दिए, है ना, अर्थिंग। अब हुआ क्या बाबू, ये देखो, इस पे तो निगेटिव चार्ज था ही था और इधर पॉजिटिव था ही था, है ना, पॉजिटिव था ही था, ठीक है। जैसे हम लोग अर्थ किए तो अर्थ में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, या बोल सकते हैं अर्थ न्यूट्रल होता है। ये कितना भी इलेक्ट्रॉन ले ले कोई दिक्कत नहीं है, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चल के हम बताते हैं इस बारे में। ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, ये निगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ गया, है ना। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर था, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर था। लेकिन जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किए तो ये कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर से होते हुए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव के पास आ गया। तो पहले से इस पे जीरो चार्ज था, लेकिन अब इस पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक्चुअली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ गया, ये उतना इलेक्ट्रॉन आके भर जाएगा जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो फाइनल जो स्टेप होगा, स्टेप थर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। पहला स्टेप में हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बगल में एक न्यूट्रल बॉडी लाए, जिससे इधर उधर पोलराइज होके निगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव उधर चला गया, है ना। फिर क्या किए, जो अनचार्ज बॉडी था उसको हम लोग अर्थिंग किए, है ना, अर्थिंग किए। और अर्थ करने के बाद पता चला कि ये निगेटिव ऊपर आ गया, तो इस पर क्या दिखेगा आपको, निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है तो इस पर क्या दिखेगा, निगेटिव। अगर हम लोग निगेटिव लेके आते तो ये पॉजिटिव होता। हम एक ही एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, सेम टू सेम होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस पर जितना उस पर पॉजिटिव उतना ही निगेटिव आ जाएगा। दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, ओके। तो यही तरीका है बाबू, है ना। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। स्टेप थर्ड हम बता देते हैं फाइनली। स्टेप थर्ड, 3 स्टेप में हम बताए हैं। नाउ अर्थिंग, कोस्ट में लिख लो वायर, जो वायर लिए हम लोग कंडक्टर लिए हैं, इज कट, इज कट, या फिर डिस्कनेक्टेड लिख सकते हो, डिस्कनेक्टेड, यानी कटिंग कर दिए। इसका क्या कर दिए, कटिंग, डिस्कनेक्ट कर दिए। नाउ अर्थिंग इज डिस्कनेक्टेड, यानी कट कर दिए। तो क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, है ना।
तो इसको हम लोग यहीं पे दिखा दे रहे हैं, कट कर दिया। तो अब जो फाइनली आपके पास बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, है ना। ये आपका बॉडी ए है जिसपे क्या था पहले से बाबू, पॉजिटिव चार्ज था, है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो दूसरा बॉडी है बी, इस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, तो हम जो इस पे लिखेंगे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो जाता है, कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो जाता है तो उसके सरफेस पे चार्ज अपीयर्स हो जाता है ना। इस पे निगेटिव 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 निगेटिव, इस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना। ये फाइनल स्टेप है। तो अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज था तो इस पे कितना आ गया होगा, माइनस क्यू चार्ज। इसको हम लोग इस तरह से क्यू आई करके डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हम लोग समझ गए कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाए, है ना। पोलराइजेशंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज बॉडी था तो निगेटिव वाले इसकी तरफ आ गए और पॉजिटिव वाले दूर चले गए। और इसके बाद से फाइनली हम लोग जब अर्थ से कनेक्ट किए तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, है ना। तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम लोग 3 स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है। तो हम लोग चार्जिंग का 3 तरीका पढ़े, है ना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़े चार्जिंग बाय कंडक्शन, और ये पढ़े चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन वाले में रब्ड करते थे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, कंडक्शन वाले में टच मिलाते थे तो इक्वली डिवाइड हो जाता था, जैसे वाटर वाला एग्जाम्पल समझाए, हीट वाला एग्जाम्पल समझाए। और ये इंडक्शन है जिसमें बिना टच किए हुए चार्ज किया जाता है। तो इसमें क्या सब किए, अर्थिंग किए, फिर अर्थिंग को हम लोग क्या किए, डिस्कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सारी बात हो जाने के बाद हम लोग जितना भी इसका बेसिक था चार्ज से रिलेटेड वो सब पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो है आपका कूलम्ब्स लॉ। क्या है, कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ, है ना। स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग दे देते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं ना, चार्ज पढ़े हैं, यानी चार्ज का बेसिक्स पढ़े हैं। चार्ज क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या इफेक्ट होता है, क्या यूनिट होता है ना, कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ हम लोग चार्ज का बेसिक पढ़ लिए, ठीक है। और भी बहुत चीज़ है बेसिक में, कहानी वहानी, लेकिन वो सब पढ़ना नहीं है। बुक सब आप लोग रीड कर सकते हो, उसमें दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग का मेन चैप्टर जो है यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। आप लोग का जो मेन चैप्टर है वो यहीं से शुरू हो रहा है, कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ये समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है। आप लोग अगर ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तो ग्रेविटेशन में याद होगा कि न्यूटन्स ने बताया था, है ना। न्यूटन्स ने बताया था और इसको वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करा था कि अगर 2 मास हो, कोई बॉडी हो उसमें मास हो, 2 बॉडी है तो उसके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती रहता है ना। क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे, है ना। तो इस जगह पे हम लोग को तो कोई मास है नहीं, यहाँ हम लोग चार्ज से रिलेटेड बात करेंगे। तो चार्ज में क्या है बाबू, चार्ज में 2 चार्ज है। तो इसमें भी कूलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने पाया है ना, कि अगर 2 चार्ज हम लोग लेते हैं कुछ डिस्टेंस पे तो देखा गया कि वहाँ पे या तो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है। क्लियर है। तो देखा गया कि जब एक ही नेचर के चार्ज है तो वहाँ पे क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहे थे, और जब अलग अलग नेचर के चार्ज थे तो वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहे थे। लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था, है ना। अट्रैक्शन रिपल्सन तो दूसरी बात हो गई, लेकिन वहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था ना वो सेम था, डायरेक्शन अलग अलग हो जाता था, है ना। तो उसी से रिलेटेड कूलम्ब्स ने अपना एक लॉ दिया है कि 2 चार्ज कहीं पर अगर होगा,
है ना। दो चार्ज अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, है ना। वो डिपेंड्स करेगा चार्ज के नेचर पे, वो कैसा है ना। तो चलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एक चार्ज ले लेते हैं Q1, एक चार्ज लेते हैं Q2। इसका नेचर हम शो नहीं कर रहे हैं, है ना। एक है Q1 और एक है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है। क्या है? R है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हम लिख रहे हैं। कूलम्ब्स states that यहाँ पे याद रखिएगा अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों दिखाना पड़ेगा, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होता था। मास में हमेशा अट्रैक्शन होता है बाबू, जबकि चार्ज में अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होता है। तो कूलम्ब्स स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ऐसा नहीं कि बस अट्रैक्शन लेके चल दिए, दोनों चीज आपको दिखाना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज, है ना। टू चार्जेज क्वेश्चन में लिख दीजिए Q1 एंड Q2, बिटवीन टू चार्जेज separated by distance r एज, ठीक है। इन्होंने उसने देखा और अपना स्टेटमेंट दिया, स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज, पहला नंबर directly proportional to product of charges, product of charges, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। इसका मतलब ये हुआ कि F जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दो चार्ज है तो उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये प्रोडक्ट का जो वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। तो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to inversely proportional to a square of distances between them, है ना। ये है, ठीक है। तो ऊपर हम मिटा रहे हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए पहले। ठीक है। देखिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम, दैट इज, इस तरह से लिख सकते हो। r डिस्टेंस था दिए, है ना। तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 दो करके हम लोग लिख लिए। तो ये उसका स्टेटमेंट था, है ना, कि दो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग एक साथ कर सकते हैं ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। इन दोनों को जब एक साथ लिखिएगा, एक इक्वेशन यहाँ है और एक इक्वेशन यहाँ है, इन दोनों को जब एक साथ लिखिएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, है ना।
तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, ऊपर में Q1 Q2, नीचे में R²। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जहाँ भी आता है मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पे एक हम लोग प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लेते हैं, है ना, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लेते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। तो ये हो गया। यहाँ पे F इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिए K Q1 Q2 बाय R², है ना। ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जहाँ पे वेयर K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, नॉन एज, चूंकि कुलम्स ने ये लो दिया है इसलिए इसको कुलम्स कांस्टेंट बोलेंगे, कुलम्स कांस्टेंट। यहाँ तक नोट कीजिए पहले आप लोग, है ना। ठीक, ठीक है बच्चे। तो हमने कुलम्स लॉ देखा। कुलम्स ने क्या बताया कि दो चार्ज अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, इसका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 हो, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R² होगा। ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, ये डिपेंड्स करता है चार्ज का नेचर कैसा है। अगर समान नेचर होगा, एक ही तरह के नेचर होंगे तो वहाँ पे रिपल्सन होंगे, और अगर डिफरेंट नेचर होगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये सारी बात आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक। अब देखिए, अब हम लोग को K का वैल्यू निकालना था, तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ Coulomb's constant, value of Coulomb constant K is experimentally found that है ना। तो जो वैल्यू आया K इक्वल टू 1/4πε0 आया, है ना, 4πε0 आया, ये वैल्यू आया। ठीक है, इस वैल्यू का आप लोग देख लीजिए। फिर जहाँ पे ε0 जो है ये है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली K का वैल्यू इतना लाया। ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। फ्री स्पेस बोल सकते हो, या यहाँ पे आप एयर भी बोल सकते हैं, या फिर वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ये तीनों चलेगा, है ना। फ्री स्पेस ले लो, एयर ले लो, वैक्यूम ले लो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पहले आ जाइए कि K का वैल्यू हम लोग 1/4πε0 लिए, है ना। ठीक है, अब इस ε0 का जो वैल्यू है वो हम लोग को पता होना चाहिए। ये वैल्यू निकाला गया एक्सपेरिमेंटली, और उस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, है ना। इस वैल्यू को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो ε0 का जो वैल्यू है बाबू, है ना, ये ε0 है, और ε0 का जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻12, है ना, 8.85 × 10⁻12। ठीक है,
और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये वैल्यू को। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको याद रखना बाबू, है ना। चलिए, तो हम लोग अभी तक के का वैल्यू ले लिए। इस तरह से जो एफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, इस चीज़ को फाइनली 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे इस चीज़ का, है ना। 9 हमारे पास के इक्वल टू है 1/4πε0 और यहाँ पे 1/4 पाई का वैल्यू हमको पता है 3.14 और ε0 का भी वैल्यू हमको पता है 8.85 × 10⁻⁻12, है ना। ये सारे वैल्यू हमको पता है। इन सबको जब सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 9 × 10⁻9। कितना आएगा, 9 × 10⁻9। ठीक है, और के का यूनिट क्या हो जाएगा, तो के का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप लोग के का वैल्यू ही याद रखिए और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग इस वैल्यू को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये किस सिस्टम में है, तो ये सिर्फ एसआई में है, इन एसआई सिस्टम। किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। और हम लोग हमेशा प्रीफर भी करेंगे एसआई सिस्टम को, बताए थे आप लोग को, है ना। तो एसआई सिस्टम में जो के का वैल्यू है 1/4πε0 उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। तो इस तरह से F इक्वल टू, अगर हमको कहीं क्वेश्चन करना हो तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एसआई सिस्टम में ये होगा। ठीक है, इसी को जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे ना, इसी को जब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हम लिख दे रहे हैं, ऊपर मिटा दे क्या। चलो यहाँ देखिए, लिख लेना, नोट करके ही लिख लो हो सके तो। द वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम। तो के का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0। यहाँ पे जब सबको सीजीएस मिलेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 आएगा के का वैल्यू। और 1 अगर सीजीएस में कर रहे थे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे भी न्यूटन को डाइन में कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में कीजिए, कूलम को ईएसयू में कीजिए तो आ जाएगा, है ना। तो 1 डाइन, है ना, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईएसयू का स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू आएगा। तो इस वैल्यू को भी आप लोग हो सके तो याद रखना। ऐसे ही याद रखने की क्या बात है, 1 होता है, सिंपल से याद रखना, उधर यूनिट लिखे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के का वैल्यू तक पहुँचे। 1/4πε0 का वैल्यू एसआई में 9 × 10⁻9 होता है। इसी वैल्यू को हम लोग लेके आगे चलेंगे हमेशा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए, नीचे मिटा दे रहे हैं। आपका जो फाइनली फार्मूला है वो ये है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तब कूलम्स लॉ से रिलेटेड और कुछ बातें करेंगे। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स separated by 10 सेंटीमीटर, है ना। also
राइट द नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स का नेचर भी लिखिए, यानी कि वो अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन है, दो 10 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग मनाते हैं। तो बाबू आप लोग को इलेक्ट्रॉन अगर बोल दिया है तो चार्ज की कोई बात ही नहीं रह गया। तो आपके पास चार्ज क्या हो गया, है ना, चार्ज क्या रह गया। तो सॉल्यूशन में आपके पास जो गिवन है वो ये है कि चार्ज जो है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इतना सबको पता होगा। साइन नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना, साइन लेने से कोई यहाँ पे फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, इसीलिए कैसा लगेगा, नेचर कैसा होगा, फोर्स का रिपल्सन होगा। तो नेचर तुमको डायरेक्ट पता है, रिपल्सन होगा। तो ई ले लिए, और जो आर है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कूलम एसआई में है तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग एसआई में करेंगे तो 10/100 करना पड़ेगा। तो 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, है ना। अब देखिए एज वी नो एफ इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला है वो है 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ पे E²/R², ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 आएगा और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर आएगा, और नीचे में आ जाएगा आपको आर कितना है 10⁻⁻1, तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जो भी फोर्स आएगा न्यूटन में आएगा और वो रिपल्सन होगा। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखो बाबू ये 9 है इंटू 10⁻9 है इंटू 1.6 यानी 16, तो 16 इंटू 16 होता है 256, है ना। और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -19 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻38, और नीचे में आपका है 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 23.04, ठीक है। और इधर आपका आ गया 10 देखो 9 है, यहाँ पे -38 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, तो 10⁻11 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे -38 है, तो प्लस में 11 और माइनस में 38 कितना हो जाएगा 27, माइनस में आएगा कितना आएगा 27 माइनस में, तो इतना न्यूटन होगा। और कोस्ट में लिख दीजिए ये क्या होगा, रिपल्सन होगा। कैसा होगा नेचर इसका बाबू, रिपल्सन। तो यही आपका आंसर हुआ फाइनली, एफ इक्वल टू, क्लियर है, ये 27 है बाबू। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद फोर्स से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करके कुछ बात लिखते हैं जो कि इस फोर्स से रिलेटेड है ना। नोट करके लिखिएगा। पहला नंबर,
coulombs force is attractive as well as repulsive in nature, है ना। ये किस पे डिपेंड्स करता है, तो कोस्ट में लिखिएगा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेज, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेज। ये दोनों तरह के फोर्स हो सकते हैं। दूसरी बात, कूलम्ब्स फोर्स डायरेक्ट लिख लो, हमेशा कूलम्ब्स लॉ लिखने की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड्स, it does not depends on any other charges placed near the given two charges, है ना। यानी इसका वैल्यू कोई तीसरा पे डिपेंड नहीं करता है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे एक Q1 है और यहाँ पे एक Q2 है ना, तो मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये चलिए ये निगेटिव है और वो पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, नेचर की वजह से। तो इसमें मान लीजिए F फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स, ये F से और ये भी F से खींच रहा है, जितना से ये खींचेगा उतना से ये खींचेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन रिएक्शन बराबर होगा। एक फोर्स हम लोग क्या किए, एक चार्ज को यहाँ पे ला के रख दिए हम लोग Q3, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो अब ये जब आया है ना, ये आया तो ये भी इस फोर्स लगाएगा इस पर, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स लगाएगा, लेकिन आपस में जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों चार्ज का, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, है ना। ऐसा नहीं कि पहले ये F लगाता था F1 लगाने लगा, पहले 10 न्यूटन लग रहा था दोनों में, अब 20 न्यूटन लगने लगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उससे भी लगेगा, ये अलग है, रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो सकता है, बट आपस में ये चेंज नहीं होगा कभी, ठीक है। चलिए, तो ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आपको जानना जरूरी है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। एक बात और है, वो भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तीसरा नंबर, द डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स between two charges, direction of Coulomb's force between two charges is opposite but equal in मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो है अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये इक्वल होगा और ये क्या होगा, डायरेक्शन आपका ये अपोजिट होगा, है ना। इस चीज़ को आप लोग समझिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये Q1 है और यहाँ पे ये Q2 है, ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है मान लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसा समझिए कि ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2 है ना, तो दोनों में जो फोर्स लग रहा होगा
एक इसको इधर लगा रहा होगा, तो एक इसको इधर लगा रहा होगा। देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर है तो एक उधर है। कोई बच्चे गलती से कभी समझ सकते हैं कि जो अपोजिट ही है, ये इसको ऐसे लगा रहा होगा, ये इसको ऐसे लगा रहा। फोर्स तो एफ ही है मान लो, इसमें भी एफ ही लगेगा, इसमें भी एफ ही, इसमें भी एफ ही। ये भी तो अपोजिट ही है, ये भी तो अपोजिट है नहीं। तो जो इसका लाइन है ना, इसके अलोंग होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है ना, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग होगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अगर हम बोले अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये भी तो अपोजिट है, लेकिन ये वाला नहीं होगा बाबू, है ना। तो दो बात हम लोग समझे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक में जल्दी से आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं। ये जो है अपोजिट होगा, है ना, अपोजिट होगा, कोई तीसरा पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो यहाँ पे हम लोग चार्ज ला के रखे हैं, इस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है ना। नेट फोर्स चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो ये सब है छोटी छोटी बात जो कि आप लोग को याद रखना है ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ का हम लोग बेसिक सब देख लिए, है ना। अगले दिन हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइएगा, है ना, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी करते रहना। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप लोग का भी फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा तो है ही। चलिए ठीक है, थैंक यू।